जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली एक हिंदी की कक्षा में आप लोगों ने बहुत ही उसको पसंद किया, लेकिन लाइक आपको नहीं किया ना। तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए ना। तो पिछली कक्षा में हम लोग ने वॉच टाइप हम लोग ने क्या किया था, क्लियर किया था। बाकी इस कक्षा में हम लोग लेकर चल रहे हैं समास। इस क्लास में हम लोग लेकर चल रहे हैं समास समास ना। तो समास में क्या होगा, कितने प्रकार के समास होते हैं, कितने मूल समास है, मूल प्रकार के समास के भी कुछ भेद हैं, तो हम लोग आज उसको लेकर चलेंगे। और टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, समास। ठीक है। तो इसकी 2 कक्षाएं होंगी आपकी ना। इसकी 2 क्लास आपके पास जाएंगी। समास पहली समास की थियरी की क्लास रहेगी। थियरी मतलब कि जो बेसिक है। बाकी अगले वाले पार्ट में हम लोग इसके टाइप को डिस्कस करेंगे कि कर्मधारय समास क्या है, अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, और बहुव्रीहि समास क्या है, द्विगु समास क्या है, और द्वंद्व समास क्या है। तो समास के अगर मूल रूप से देखा जाएगा तो 4 भेद है। भैया शांत रहो। मूल रूप से देखा जाएगा तो 4 भेद हैं, और कुल भेद देखा जाएगा तो कितने हैं, 6 भेद हैं। ठीक। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। समास समास कहते किसे हैं, समास कहते किसे हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, संक्षेपीकरण, संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। तो हम लोग ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे रसोई के लिए घर, पूरा का पूरा सेंटेंस बोलने के अलावा मैं क्या बोल दूंगा, रसोई घर। तो मैंने इतने बड़े सेंटेंस को इतने छोटे में कन्वर्ट कर दिया। तो सेंटेंस का क्या हुआ, एक वाक्य का क्या हुआ, संक्षेपीकरण हुआ। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, उसी को समास कहेंगे। किसी बड़े भयंकर को हम छोटे छोटे वर्डों में कहकर उससे सेम मतलब निकाल सकते हैं, और उसी को हम लोग क्या कह देंगे, समास कह देंगे। फिर और क्या है, इसका परिभाषा बनेगा तो क्या बनेगा, 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो आप लोग समझिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षेपीकरण करने से जो शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहीं पे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो क्या हो जाएगा, रसोई घर, रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा, रसोई घर। तो इतने बड़े शब्द को आपने इतने से छोटे शब्द में पूरा का पूरा वाक्य कह दिया, पूरा का पूरा शब्द कह दिया, इसका कोई मतलब भी नहीं चेंज हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसी को संक्षेपीकरण करते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षेप करके, मतलब छोटा करके एक छोटा सा शब्द बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समास के मुख्यतः 2 पद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समास के मुख्यतः 2 पद होते हैं। इसको लिखिए, समास के मुख्यतः 2 पद होते हैं। समास के मुख्यतः 2 पद होते हैं। पूर्व पद, प्रथम पद को पूर्व पद, प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को, दूसरे पद को द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें 2 पद रहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें 2 पद हैं। एक क्या है, रसोई के लिए, और एक क्या है, घर।
तो घर है, किसके लिए घर है? रसोई के लिए घर है। घर है, किसके लिए घर है? घोड़े के लिए घर है। तो क्या हो जाएगा? अस्तबल हो जाएगा। अरे अस्तबल मतलब घोड़ा हो जाता है। अश्वालय हो जाएगा, मतलब कि आलय मतलब भी घर होता है, निकेतन मतलब भी घर होता है, पर्यायवाची है सब ना। तो ये रसोई के लिए घर है। तो इसमें किसकी प्रधानता हो रही है? पूर्व पद की प्रधानता हो रही है। इसके वजह से इसका पूरा मतलब निकल रहा है। अगर घर को मैं खाली रोकूं, घर को घर से मतलब बहुत सारे निकल जाएंगे। लेकिन अगर विशेष कहूंगा तो रसोई के लिए घर ये विशेष कहलाएगा। तो इसलिए इसमें पहला पद क्या है? प्रधान है। तो ये क्या रहेगा? पहला पद। ये पहला पद हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? उत्तर पद। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पद। अच्छा, इसी में हम लोग प्रधानता के आधार पे क्या करेंगे? समास के भेद देखेंगे। प्रधानता के आधार पे समास के क्या देखेंगे? भेद देखेंगे। बाकी आगे आते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा तो उसको देखते हैं। तो देखिए, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको देखिए क्या कह रहा है। जैसे इन दोनों पदों के मेल से बने नए पद के समस्त को समासिक पद भी कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल संबंध कारक तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। ऐसे समास का विग्रह करना, समास का विग्रह, तो समासिक विग्रह, समासिक समासिक विग्रह। अब ये क्या कहलाएगा? समासिक विग्रह मतलब समास को तोड़ना। जैसे समासिक पदों को तोड़ना या समासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। तो समासिक, इसमें दो चीज देखेंगे। समासिक पदों को तोड़ना तथा तथा समासिक समासिक पदों का विग्रह करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतना नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसी में। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। चार भेद हैं। पहला, इसी में लिख लो। पहला, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा, कर्मधारय समास। नहीं, कर्मधारय नहीं, कर्मधारय अधिभूत। तीसरा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और चौथा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। एक मैं चार्ट बना दूंगा, उससे आपको इसके भेद क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं। हो गया होगा, उम्मीद है नोट डाउन हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। तो चार्ट बना लीजिए। एक समास, इसके चार भेद हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, द्वंद्व समास। द्वंद्व
समास और चौथा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक होता है कर्मधारय, कर्मधारय तत्पुरुष समास, और दूसरा क्या होगा द्वंद्व द्विगु, द्विगु द्विगु तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये दो भेद होते हैं। इसलिए अगर समास के मुख्य भेद पूछेगा, मुख्य भेद पूछेगा तो कितना मारोगे 4, और समास के कुल भेद पूछेगा तो कितना मारोगे 6। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि समास के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप लोग का हेडिंग रहेगा समास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, मिटाते हैं इसको, आगे देखते हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अच्छा, संधि का विलोम क्या होगा विच्छेद, और समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि समास का विलोम क्या होगा। नहीं अगर आएगा तो मैं कल आपको इसका उत्तर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा समास का विलोम, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य समास संबंधी, समास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य। ठीक, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का समास का समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, संक्षेप होता है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होता है, समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। समासिक पद को अगर हम लोग तोड़ रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, उसका विग्रह कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा समासिक विग्रह कहलाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, समासिक पद को तोड़ना समासिक विग्रह कहलाता है, विग्रह कहलाता है। अगला पॉइंट इसी में क्या रहेगा कि समास के पदों को अलग अलग, समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह करना। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं। तो पहला पद जिसका प्रधान होगा उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आप इससे भी ये अनुमान लगा सकते हो कि द्वंद्व मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट। तो द्वंद्व मतलब एक दूसरे से कटना भिड़ना मारना पीटना, तो द्वंद्व करते हैं, इसलिए दोनों पद प्रधान है। आगे, अच्छा, जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं उसमें तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होंगे, कोई अन्य पद प्रधान होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। जैसे कि नीलकंठ, जैसे नीलकंठ, श्वेतांबर, दिगंबर और चक्रपाणी, चक्रधर, ये सब कैसे समास हैं, बहुव्रीहि समास हैं।
ठीक है। और देखेंगे और आगे क्या पॉइंट कह रहा है कि द्विगु समास के पहला पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु, द्विगु मतलब संख्याएं होती हैं, ठीक, संख्याएं होती हैं द्विगु। पहला शब्द संख्यावाची होगा तथा अंतिम पद क्या होगी, कोई न कोई संज्ञा होगी। अव्ययभावी समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। अव्ययभावी समास के समस्त पद क्रिया विशेषण का शब्द में क्रिया विशेषण का काम करेगा। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। अच्छा, गौड़ और प्रधान की देखेंगे हम लोग, एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाकर हम लोग सीखेंगे। तो यहीं पे बना देते हैं, यहीं पे बनाएंगे कि समास के भेद, समास के भेद, और यहीं पे लिखो पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता तथा पदों का गौड़ होना, पदों का गौड़ होना, ठीक है। तो यहीं पे बना लो आप। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले आएगा हम लोग का अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा, गौड़ होगा। दूसरा पद क्या होगा, गौड़ होगा। अच्छा, अगले देखो, अगली बार में दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होगा तो पहला पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, गौड़ होगा, गौड़ होगा। तीसरे में क्या देखेंगे हम लोग, तीसरा हम लोग क्या देखेंगे कि कर्मधारय समास, कर्मधारय समास सेम जो चीज तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष का ही भेद है। तो दूसरा पद प्रधान और प्रथम पद गौड़। और यहीं पे देखेंगे हम लोग आगे, आगे क्या होगा तीसरे में क्या देखेंगे हम लोग, कर्मधारय हो गया। तो और क्या होगा, द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा, सेम दूसरा पद प्रधान होगा और यहां क्या होगा, प्रथम पद क्या होंगे, गौड़ होंगे। प्रथम पद क्या होंगे, गौड़ होंगे। यहीं पे आएंगे हम लोग, तीसरे में देखेंगे 1 2 3 4, अभी दो बाकी है, दो बाकी में क्या होगा कि बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होगा, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, और दोनों पद गौड़, प्रथम पहला तथा दूसरा पद, पहला तथा दूसरा पद क्या हो जाएगा, गौड़ होगा। क्या होगा, गौड़ होगा। अगली में क्या रहेगा,
अगले में क्या रहेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या रहेगा? द्वंद्व समास में क्या रहेगा? देखो, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। इसमें दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, कोई गौड़ नहीं, कोई गौड़ नहीं। तो आप इतना चार्ट अगर याद कर लोगे तो आपका समास एकदम 9:30 से खत्म हो जाएगा ना। तो ये प्रधानता के आधार पे आप इसको क्या कर सकते हो? बांट सकते हो, आप इसको दे सकते हो। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास, मतलब समास के भेद। तो अगली हेडिंग हम लोग की रहेगी समास के भेद। तो उम्मीद है नोट डाउन हो गया होगा। नोट डाउन कीजिए आप लोग, हाली हाली मिटा दे इसको। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं समास के भेद। आगे अगली हेडिंग रहेगी हम लोग की समास के भेद। हम लोग ने अभी तक देखा है कि समास के मुख्य भेद कितने हैं, बताते रहिए। मुख्य भेद कितने हैं? 4। और कुल भेद कितने हैं? कुल भेद कितने हैं? 6। तो इसी में हम लोग छयों के छयों लिख लें। छयों के छयों लिख लें। पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। और पांचवा द्वंद्व समास। और छठा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो इसी क्रम में हम लोग अब एक बाय एक हम लोग क्या करेंगे? पढ़ते चलेंगे। तो पहली हेडिंग आपकी रहेगी, पहली हेडिंग रहेगी अव्ययी भाव समास। पहली हेडिंग क्या रहेगी? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में किसको कहेंगे अव्ययी भाव समास? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिस जिस जिसमें प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो देखो, जिस जिस समासिक पद का प्रथम पद अव्यय हो अव्यय हो तथा जिस समासिक पद का प्रथम पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे, अच्छा, इसकी पहचान किससे करेंगे? जिस समासिक पद के जिस समासिक पद के आगे यथा उप प्रत्येक, यथाशक्ति, प्रति आदि
आदि शब्द लगे हों, आदि शब्द लगे हों, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। जैसे आप लोग कह सकते हो कि भर पेट, समय, यथा समय, यथा संभव, यथाचित, यथोचित, और समयानुकूल, और दिनों दिन, प्रतिदिन, प्रति उपकार, और क्या है, यथा साध्य, यथा रुचि आदि ऐसे तमाम शब्द हैं जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, अव्ययी भाव समास कह सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग मिलेंगे कल, और कल अव्ययी भाव के कुछ एग्जाम्पल, कुछ चुनिंदे एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखेंगे, और बाकी देखेंगे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।